चलिए जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला वीडियो केमिस्ट्री का। मोनोहैलो एल्केन चल रहा था, उसके रासायनिक गुण चल रहे थे, उसका लास्ट रासायनिक गुण आज हम लोग पढ़ेंगे और इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी दूसरे इसके पार्ट बाकी है। एक पढ़ाई से अलग आपकी न्यूज़ दे देता हूँ। वैसे आपके काम की न्यूज़ है। पहले ऐसा था कि 25 मई तक संभावना थी कि मैथ्स का पेपर हो जाएगा, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने जो 10th के और 12th के बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो जुलाई में कराने का निर्देश दिया है, 1 से 15 जुलाई के बीच में। और अपने यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट में ये बोला है कि जो सीबीएसई बोर्ड डिसीजन लेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी डिसीजन लेंगे। इसका मतलब 12th क्लास के और 10th क्लास के एग्ज़ाम, 10th क्लास के एग्ज़ाम रद्द नहीं किए हैं। गवर्नमेंट ने कहा होंगे वो एग्ज़ाम, लेकिन वो कब होंगे? वो होंगे अब जुलाई में जाकर, यानी 17 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम था केमिस्ट्री का, साइंस मैथ्स वालों के लिए। उसके बाद में उनका एग्ज़ाम अब जाकर मैथ्स का कब होगा? जुलाई में। इसका मतलब 4 महीने का गैप आ चुका है। तो ये 4 महीने का गैप बहुत लंबा गैप हो गया 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए भी। तो एग्ज़ाम होंगे, लेकिन डेटें बहुत आगे बढ़ गई है। तो अब एग्ज़ाम 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे और वो भी पक्का नहीं है अभी, क्योंकि आगे जाकर क्या कंडीशन होती है पता नहीं है। कोरोना की बात की जाए तो पूरा विश्व ही इससे परेशान है। हमारे जोधपुर के अंदर, जोधपुर ज़िले में रहते हैं हम लोग, इसकी बात की जाए तो पिछले 2-3 दिन से केसेस बहुत कम आ रहे हैं। इससे पहले लगातार 50 से ऊपर केसेस आ रहे थे, तो डरने वाली बात हो गई थी। लेकिन 3-4 दिनों से केसेस बहुत कम आने लग गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर जो लगातार बढ़ रहे थे कोरोना के केसेस, वो कम हो गए हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जो आप पढ़े लिखे हैं, अगर कोई भी जो आपके आस पास ऐसा है जो टीवी नहीं देखता हो, न्यूज़ नहीं देखता हो, तो उनको भी बताइएगा कि राजस्थान ने जो एक अधिनियम पास किया है जो पहले चलता आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया होगा। तो आपको पता होगा ये चीज़ कि घर से बाहर निकलते समय, चाहे आप निकलो चाहे आपकी फैमिली का कोई भी मेहमान निकलो, मास्क पहनना अनिवार्य है, वरना 200 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है 1 महीने की। तो ये राजस्थान के अंदर अधिनियम है, वो पारित हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा विशेषकर कि अगर आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रास्ते खुल चुके हैं, अब आवागमन शुरू हो चुका है, तो बाहर जाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि मास्क होना ज़रूरी है। मास्क नहीं है तो आप रुमाल का उपयोग भी कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहना है, अपने को मस्त रहना है, पढ़ाई में व्यस्त रहना है। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर। टेस्ट लिया था मैंने सैटरडे को टेस्ट 10 नंबर का था। 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, सिंपल क्वेश्चन दिए थे, लेकिन केवल 39 स्टूडेंट ने ये टेस्ट अपेयर किया था। तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है। अगर देखा जाए कि 11th 12th A 12th B में मिलाकर कितने बच्चे थे? 120 बच्चे, और उनमें से केवल 39 बच्चे टेस्ट दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं कि कईयों ने पूछा कि सर मेरे नंबर कहाँ पर कटे, कैसे कटे, तो मैं आप पूरा क्वेश्चन आपको पेपर समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो अभिक्रिया थी उसको पूर्ण करना था, जिसने पूर्ण की उसका आधा नंबर। उसके बाद में डेढ़ नंबर था, इसके अंदर प्लस डेढ़ नंबर लिखा हुआ था, वो था उपरोक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, यानी पूरी की पूरी क्रियाविधि लिखनी थी। SN1 की पूरी क्रियाविधि यहाँ पर आपको लिखनी थी, जैसी नोट्स में लिखी हुई है। वही 2 पदों में होता है, पहला काव्यधनाइन बनता है, फिर काव्यधनाइन बनाना था आपको, फिर अगले पद में तीव्र गति से भी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तीव्र गति से नाभिक स्निग्ध आक्रमण होता है। तो इस प्रकार आपको ये करना था। तो कईयों ने केवल क्या SN1 लिख के भेज दिया, तो उसके नंबर कट गए। केवल आधा नंबर मिला अभिक्रिया को पूर्ण करने का, डेढ़ नंबर कट गया। आगे बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था आपने स्वाट अभिक्रिया और फिंकलिस्टाइन अभिक्रिया, इसका रासायनिक समीकरण देना था। तो ये लगभग सारे बच्चों ने सही किया, 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन था SN2 के प्रति बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। एक मैंने 1 डिग्री का हैलाइट दिया था, एक 2 डिग्री का दिया था, एक 3 डिग्री का दिया था। हमें पता है SN2 के अंदर सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? 1 डिग्री का, उसके बाद में 2 डिग्री का, उसके बाद में 3 डिग्री का। बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि 12th क्लास के अंदर नंबर कट जाता है अगर आपने क्रम गलत लिख दिया। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था
क्योंकि अगर आप क्रम में गलती करोगे तो मैं इसमें 0 नंबर दूंगा। तो क्रम इस प्रकार लिखना था, ये बढ़ता क्रम होता है। कईयों ने ऐसा लिखा है और सोचा होगा कि मैं तो सही लिखा, सबने नंबर 0 क्यों दिया। क्रम कैसा लिखा है, क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए, ये क्रम तुम्हारा बिल्कुल क्या था, गलत था। जिसने इस प्रकार का क्रम लिखा है उसके 0 नंबर दे दिया मैंने, और जिसने ये क्रम लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये था। चौथा क्वेश्चन था आपका बेंजीलिक क्लोराइड और एलिलिक ब्रोमाइड, इनकी संरचना बनानी थी। संरचना बना ली होगी कईयों ने जो गलत बनाई वो कॉपी से देख ली होगी। और कार्बन का संकलन बताना था, दोनों में कार्बन का संकलन क्या होता है, sp3। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में मैंने 2 आपको उत्पाद बताने को कहा था। एक KCN से क्रिया करवाई थी, RCN बनेगा, और एक AgNO2 के साथ क्रिया करवाएगी, वहां नाइट्रो एल्केन बनेगा, NO2 जुड़ेगा। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन पेपर था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। कई बच्चे पूरे में से पूरे लेके आए, कई 9 लेके आए, कई 8 लेके आए, कई ऐसे भी है जो 3 या 4 नंबर लेके आए। 3 या 4 नंबर जो लेके आए उन्होंने गलती ये वाली बहुत बड़ी की, उनका 3 नंबर यहाँ कट गया। तो सोचिए क्या जिसके 4 नंबर आए उनके 7 नंबर आ सकते थे, लेकिन यहाँ गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। तो अगले टेस्ट में ध्यान रखिएगा कि जो आप लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं। मैंने आपके पास एक कॉपी भेजी थी जसोदा सोलंकी की। ऐसा नहीं है कि बाकी जो बच्चे 10 में 10 लेके आए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया। जो बेस्ट राइटिंग में सबसे अच्छी कॉपी लिखी हुई थी वो मैंने आपके पास भेजी इसीलिए ताकि आप उस कॉपी को देखें और विचार कीजिए कि ऐसा काम हमें करना है, बोर्ड के अंदर ऐसा काम हमें सीखना है। ये नहीं है कि घर पे बैठे तो हम लोग फर्जी काम करके भेज दें, रफली कर दिया, कांट छांट कर दिया, ऐसा नहीं। काम क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, जैसा जसोदा ने किया था और कुछ और बच्चों ने भी किया था। तो मुझे कोई एक कॉपी भेजनी थी आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने कोई एक कॉपी भेज दी। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात हम लोग बीटा विलोपन। बीटा विलोपन में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको बीटा विलोपन में 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन इसका मतलब चक्रीय संरचना है और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लो है। 1 के ऊपर ब्रोमो, ये पहला कार्बन है, इसी के ऊपर ब्रोमो लगाना है, इसी के ऊपर मेथिल लगाना है। लगा दिया मैंने, 1 के ऊपर ब्रोमो, 1 के ऊपर मेथिल। हमसे पूछा गया है कि अल्कोहलिक KOH। अच्छा ध्यान रखना, अल्कोहल का मतलब अल्कोहल, यानी यहाँ तुम्हें वो एथेनॉल लिखे भी दे सकता है, एथेनॉल लिख दिया, एथेनॉल KOH। तो तुम सोचते हो एथेनॉल क्या है, सबने तो बताया नहीं। अल्कोहल तो बताया, एथेनॉल क्या है, अल्कोहल ही तो है। जरूरी थोड़ी अल्कोहल लिखा हुआ, एथेनॉल आ सकता है, मेथेनॉल आ सकता है, कोई भी अल्कोहल का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हम लोग बीटा विलोपन पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इसको, क्वेश्चन को। कईयों ने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सही किया है। जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा। इसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा। तो देखो ये पास वाला कार्बन है, ये भी बीटा, ये पास वाला कार्बन ये भी बीटा, और ये भी पास वाला कार्बन है, ये भी क्या होगा, बीटा। 3 बीटा कार्बन हो गए, यहाँ पर हो गए बीटा कार्बन 3। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बीटा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन सेम है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, तो इनमें से कोई एक काम आएगा, लेकिन ये अलग है, तो ये अलग से हमें यूज लेना पड़ेगा। तो देखिए संरचना मैंने खोल के लिखी है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो बताओ संयोजकता कितनी है, 2। कितनी कम पड़ रही है, 2 कम पड़ रही है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो यहाँ क्या होगा, CH2। इसी प्रकार यहाँ पर भी CH2 होगा, 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 लेकिन यहाँ पर केवल C होगा क्योंकि संयोजकता पूरी है, 1 2 3 4। संरचना खोलनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बीटा विलोपन करता हूं। यहाँ पर अल्फा कार्बन है, इससे हेलोजन निकालता हूं और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं। तो देखिए कि संरचना क्या बनेगी, कईयों ने बनाई भी है तो उनको पता होगा कि हाँ इस प्रकार बनेगी। Br हटा दिया और यहाँ एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो बताओ बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बच जाएगा, CH2। आगे बात समझ में। दूसरा देखते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बीटा कार्बन ले लेते हैं, वहां से हाइड्रोजन हटाते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, एक हाइड्रोजन में हटाऊंगा, तो यहाँ बॉन्ड कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड। चलिए संरचना बनाता हूं मैं। यहाँ पर इस कार्बन से मैंने ब्रोमीन तो हटाया, लेकिन मेथिल तो है, CH3 तो है, ये CH3 है। Br मैंने हटा दिया और यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया, तो यहाँ बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आ गया डबल बॉन्ड।
अब इन दोनों में से ज़्यादा स्थायी संरचना कौन सी होगी, जो मुख्य उत्पाद होगा। सोचने वाली बात है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, यही है, बाहर के साइड में कार्बन है, नंबरिंग तो यहाँ से होगी। तो इस कार्बन को इस तरफ, इस कार्बन के इस साइड में क्या कोई एल्किल प्रतिस्थापी है? नहीं है, यहाँ कोई एल्किल प्रतिस्थापी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो सोचिए नंबरिंग कहां से होगी। अच्छा बताइए नंबरिंग कहां से होगी? इसको मैं 1 2 दूं या इसको मैं 1 2 दूं? ऑब्वियसली वहीं से होगी जहां पर हमें डबल बॉन्ड भी नजदीक मिल रहा है और प्रतिस्थापी भी नजदीक मिल रहा है। तो नंबरिंग ये वाली सही है ना? 1 2 3 4 5। तो ये डबल बॉन्ड युक्त कार्बन है ना? डबल बॉन्ड वाला कार्बन यही है। क्या इस कार्बन से कोई एल्किल प्रतिस्थापी है? बिल्कुल है, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना प्रतिस्थापी। तो इसका मतलब ये कौन सा उत्पाद हो गया? मुख्य उत्पाद हो गया। क्या हो गया? मुख्य उत्पाद। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नाम और इसका आईयूपीएसी नाम, दोनों का आईयूपीएसी नाम, आप दोनों का आईयूपीएसी नाम निकालिएगा और भेजिएगा मुझे कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था यहाँ पर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, संरचना बनानी थी बस और ढंग से देखना था कि क्या कैसे होगा। सेकंड जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मैं पहले करवा चुका हूँ। इसी बीटा विलोपियन के अंदर एक एग्जांपल जो मैंने सोल्व करवाए थे, 2 एग्जांपल, उनमें से एक एग्जांपल वो था, तो वो करवाने की जरूरत है नहीं वापस। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर मैंने ये दिया था 2,2,3 ट्राइमेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन। देखो इसका नाम तो वैसे ये होना चाहिए, अल्फाबेटिकली ये आगे आना चाहिए। किताब के अंदर ये नाम लिखा हुआ है, गलत नाम है, लेकिन हमें क्या करना है, मतलब संरचना बनानी है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। तो पेंटेन का मतलब कार्बन कितने हो गए? 5, ये 5 ले लिया। ये पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन के ऊपर ये कह रहा है 2 मेथिल समूह लगा दो, CH3 CH3। ये थर्ड कार्बन के ऊपर मेथिल भी है और ब्रोमो भी है, ये मेथिल भी लगा दिया और ये ब्रोमो भी लगा दिया। बाकी की संयोजकता पूरी कर दी, CH3 CH2 CH3 हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा, उसके पास वाला बीटा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा और ये बीटा होगा, ये बीटा होंगे। 3 कार्बन यहाँ पर क्या होंगे? बीटा होंगे। चलिए जी, इस बीटा कार्बन से तो हाइड्रोजन जाएगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो हटा तो काम का नहीं है। ये वाला दोनों काम के, यहां से हटा रहा हूं मैं। देखो मैं संरचना बनाता हूं आपकी, समझिएगा। CH3 यहां से स्टार्ट किया मैंने, C, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, ये C, ये C। यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पर है CH2, Br हट गया, आगे क्या है? CH2 CH3। फिर इसी प्रकार यहां पर अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो संरचना इस प्रकार बनेगी, CH3 C CH3 CH3 C CH3, Br हट गया और यहां से हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। आईयूपीएसी नाम आपको लिखकर भेजना है मुझे, ठीक है। मुख्य उत्पाद कौन सा है तो बताइए, काउंटिंग कहां से होगी? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है, यहाँ 1 2 3 4 3 4, कौन से वाले संख्या लोगे? 1 2, बताओ कौन सी लोगे? आईयूपीएसी नाम बना के भेजना मुझे इसका। पर ये पता चल गया हमें कि 1 कार्बन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर है और इस कार्बन से कोई एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए नहीं, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। बताइए नंबरिंग कहां से करूं? 1 2, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, 1 2 3, डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, तो काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3। 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के ऊपर, मतलब इस कार्बन के ऊपर कितने एल्किल प्रतिस्थापी? ये रहा एल्किल प्रतिस्थापी, है ना एल्किल प्रतिस्थापी। इसका मतलब ये मुख्य उत्पाद होगा। कौन सा उत्पाद होगा? मुख्य उत्पाद।
यहां से होगा नहीं विलोपन, क्योंकि यहाँ बीटा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो इनका आईपीसी नाम आप उसे लिखकर भेज दीजिएगा, बाकी मुख्य उत्पाद यही है। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट रासायनिक गुण के ऊपर। मोनोहेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें एल्किल हैलाइड की संख्या एक ही होती है, वो वाला। उसमें हम लोग नाभिक संधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, अपचयन पढ़ चुके हैं, बीटा विलोपन पढ़ चुके हैं। लास्ट अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं धातुओं से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, इस अभिक्रिया का नाम होता है वुड्स अभिक्रिया। तो नाम से याद आ गया होगा आपको कुछ कि मैंने 11th क्लास के अंदर ये अभिक्रिया आपको बता दी है, और राजस्थान 12th बोर्ड का क्वेश्चन भी है ये इस साल का, पहले भी आ चुका है, इस साल भी आया है। वुड्स अभिक्रिया तो क्या है, एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं हम लोग। ये एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए मैंने। धातु लेते हैं सोडियम, ये सोडियम धातु ले ली। अभिक्रिया लेती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। यहां से निकलता है 2Na और यहां बनता है हाइड्रोकार्बन RR। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। R की जगह मैंने मेथिल ले लिया, X की जगह मैंने Cl ले लिया। यहाँ दो सोडियम, X की जगह Cl, R की जगह मेथिल। तो यहां से क्या निकलेगा 2NaCl, पीछे क्या बच गया CH3CH3 प्लस 2NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्यों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है तो याद आ गया होगा कहीं को कि उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है इसमें। उच्चतर एल्केन नजर आ रहा है, देखिए इस एल्किल हैलाइड का नाम बताइए तो क्या है, मेथिल क्लोराइड है ना। मेथिल क्लोराइड एक ही कार्बन है इसके अंदर, ये मत कहना सर दो कार्बन है। ये भी मेथिल क्लोराइड है, ये भी क्या है मेथिल क्लोराइड। नाम तो मेथिल क्लोराइड होगा, एक ही कार्बन है इसमें। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, केवल एक। सही बात है। बताइए जो उत्पाद बन रहा है, एल्केन बन रही है, वो एल्केन कितने कार्बन की है, दो कार्बन की। इसका मतलब जो हमने एल्किल हैलाइड लिया था वो तो कितने कार्बन का था, एक। लेकिन इस एल्किल हैलाइड से जो एल्केन प्राप्त हो रही है उसमें कार्बन की संख्या क्या है, दो, यानी डबल हो गई है। इसका मतलब यदि हमें डबल कार्बन युक्त एल्केन चाहिए तो हम लोग क्रिया किसके साथ करवाएंगे, सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे। उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। तो जैसे अगर मैं मेथिल की जगह एथिल लिया, CH3 CH2Cl, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आता है। दो अणु दे दिए और एग्जाम में दे दिया यहाँ पर सोडियम और यहाँ दे दिया शुष्क ईथर और पूछा कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, दो सोडियम। तो अब आप पूर्ण कर सकते हो, तो आप पूर्ण करके भेजिएगा मुझे कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। सामने नजर आ रहा है कितने कार्बन युक्त है एल्किल हैलाइड, दो। तो बताओ एल्केन कितने कार्बन युक्त होगी, चार, यानी कि ब्यूटेन बनेगी। तो समीकरण आप पूर्ण करके भेजिएगा। इसी के अंदर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये करवाई थी आपको, हालांकि वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन 11th क्लास में मैंने बताया था, 12th में भी है, इसका बता देता हूं मैं आपको। अगर एक तरफ हो मेथिल क्लोराइड, सोडियम धातु तो है ही है, और एक तरफ दे दिया इन्होंने एथिल क्लोराइड, Cl CH2CH3, और हमसे पूछा उत्पाद बताइए। तो देखिए दोनों साइड में एल्किल हैलाइड समान नहीं है। इस साइड में एल्किल हैलाइड है मेथिल क्लोराइड, इस साइड में एल्किल हैलाइड है एथिल क्लोराइड। पहले वाले केसेस में दोनों साइड में एल्किल हैलाइड क्या थे, समान, लेकिन यहाँ समान नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। कैसे, सबसे पहले ये मेथिल क्लोराइड होगा, रफली मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम में हमें सीधा आंसर लिखना होता है। ये मेथिल क्लोराइड अपने ही अणु से और अधिक क्रिया करेगा मेथिल क्लोराइड के अणु से। अब आप बोलोगे सर मेथिल क्लोराइड का तो एक ही अणु है, एक ही अणु है, तो यहाँ आपने दो अणु कैसे ले लिए। जैसे मैं बात बताऊं, एक ग्लास भर के मैंने जल ले लिया, ठीक है, एक ढक्कन भर के मैंने जल ले लिया, क्या उसके अंदर जल का एक ही अणु होगा, नहीं,
खूब सारे अणु होंगे, असंख्य अणु होंगे। सेम चीज यहाँ पर है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है केमिस्ट्री के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कुछ भी अभिकर्मक हम लोग यूज करते हैं तो केवल उसका एक अणु पॉसिबल नहीं होता, कभी भी उसके खूब सारे अणु होते हैं। तो यहाँ पर इस मेथिल क्लोराइड के खूब सारे अणु होंगे, तो ये अपने ही अणुओं के साथ क्रिया करेंगे सोडियम धातु की उपस्थिति में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH3 एथेन का निर्माण होगा। इधर एक कार्बन है, इधर कितने कार्बन बनेंगे, 2। ठीक इसी प्रकार इसका भी होगा, इसके भी खूब सारे अणु होंगे। तो देखिए CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3, यहां से क्या निकलेगा 2NaCl। बताइए यहाँ पर क्या बनेगा, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। इस एथिल क्लोराइड के भी खूब सारे अणु होंगे मिश्रण के अंदर, वो भी आपस में क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, ब्यूटेन। तीसरा, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो जब आपस में क्रिया करेंगे 2NaCl बाहर निकल गया, तो बताइए पीछे क्या बच गया, CH3 CH2 CH3 यानी कि प्रोपेन। तो देखिए एल्केनों का मिश्रण प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। क्या क्या प्राप्त हुई हमें, एक तो प्रोपेन मिला, एक एथेन मिला, एक क्या मिला, ब्यूटेन मिला। तो अगर अलग अलग एल्किल हैलाइड उपस्थित हो तो हमें एल्केनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है हमें। नॉर्मली एग्जाम के अंदर समान एल्किल हैलाइड दे रखे होते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, वुड्स अभिक्रिया होता है, जिससे हमें उच्चतर हाइड्रोकार्बन या उच्चतर एल्केन क्या होती है, प्राप्त होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के चलते हैं मैग्नीशियम धातु से। धातुओं से क्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम धातु से। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अब बनेगा ना वो कई जगह काम आएगा, हमारे बहुत जगह काम आएगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करवाने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये भी अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है, यहां बनता है RMgX। मैग्नीशियम यहां आएगा इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक याद रखना ये नाम और ये फॉर्मूला। RMgX को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक। जैसे R की जगह मैंने ले लिया मैथिल, X की जगह Cl ले लिया, यहां पर ले लिया Mg। बताइए क्या बनेगा, CH3 MgCl। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीनियर अभिकर्मक। पूरा नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। याद रखना क्या बोलते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक, RMgX कॉमन फॉर्मूला होता है। इन दोनों के बीच का जो ये बंध होता है, ये बंध होता है सहसंयोजक बंध, आगे काम आएगा, याद रखिएगा। R और मैग्नीशियम के बीच में जो भी बंध होगा वो होगा सहसंयोजक बंध, और यहाँ जो बंध होगा वो बंध किस प्रकार का होगा, आयनिक बंध। आयनिक बंध, ये याद रखिएगा, कहाँ काम आएगा मैं आगे आपको बता दूंगा। तीसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, ये तो मैग्नीशियम के साथ था। तीसरी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, ये भी जिंक के साथ, जिंक धातु के साथ। तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया, दो अणु लेते हैं एल्किल हैलाइड के इसमें, और जिंक के साथ क्रिया करवाई जाती है। दो जिंक के परमाणु ले लिए हमने, देखिए यहां पर क्या बनता है, डाई एल्किल जिंक। दो जिंक लिए हैं, दो X है, एक जिंक तो यहां लग गया, एक जिंक बाहर निकलेगा, यह बनेगा ZnX2। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। यहां ले लिया मैंने मैथिल क्लोराइड, इसके दो अणु ले लिए, और जिंक के भी दो परमाणु ले लिए मैंने, ठीक है। दो मैथिल समूह है, CH3 कितने हैं यहाँ पर, 2, तो ये कोष्टक में मैंने 2 कर दिया। एक जिंक ले लिया मैंने यहां से, एक जिंक प्लस, बताइए पीछे क्या बच गया, एक तो Zn बच गया, और Cl कितने बच गए, 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2। यानी अगर मैं इसका कॉमन नाम बोलूं तो नाम होगा डाई एल्किल। दो एल्किल है, डाई एल्किल, और ये Zn को क्या बोलते हैं हम लोग, जिंक। डाई एल्किल जिंक, जैसे अभी था RMgX, RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक।
उसी प्रकार डाई एल्किल जिंक को बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। एक अभिकर्मक होता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीनर अभिकर्मक का फॉर्मूला, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का फॉर्मूला। तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं डाई एल्किल जिंक को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया के चलते हैं हम लोग। चौथा रासायनिक गुण, इसके अंदर धातुओं से साथ क्रिया में लिथियम से क्रिया, लिथियम धातु। तो ये किसी काम की नहीं है, कभी नहीं पूछी जाती। जैसे कि मेथिल क्लोराइड ले लिया और लिथियम के साथ क्रिया करवा दी, 2 लिथियम के परमाणु ले लिए, तो होगा क्या यहाँ पर, ये जो एल्किल समूह है वो लिथियम के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा CH3Li, एक Li एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, LiCl। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल लिथियम, मेथिल लिथियम, मेथिल लिथियम। एक लिथियम यहाँ जुड़ गया, एक लिथियम Cl के साथ बाहर निकल गया। तो ये कोई अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं हम लोग, लास्ट अभिक्रिया की तरफ। धातुओं के साथ क्रिया में लेड सोडियम मिश्र धातु, लेड सोडियम मिश्र धातु, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए एथिल क्लोराइड लिया मैंने, इसके 4 अणु लिए, एथिल क्लोराइड के 4 अणु लिए, और लेड सोडियम मिश्र धातु के भी 4 अणु लिए। मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाई की जाती है क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। अगर 2 धातुओं को मिलाकर हम लोग कोई वस्तु बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। और उस मिश्र धातु के गुण होते हैं अकेली धातु की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। उनका गलनांक पत्तांक होता है, उनकी कठोरता अच्छी होती है, उनकी विद्युत चालकता अच्छी होती है। इसीलिए 2 धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है। जैसे स्टील है, पीतल है, कांसा है, इन सब में कॉपर जिंक होता है मिला हुआ, कॉपर टीन होता है, इस प्रकार। तो मिश्र धातु का मतलब 2 धातुओं का मिश्रण हो गया, लेड और सोडियम का। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, C2H5 लिए हमने अणु, यहाँ बनता है C2H5 Pb। ये C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल। कितने यहाँ पर 4, तो नाम होगा टेट्रा एथिल, पीछे क्या जुड़ गया, लेड। Pb को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। नाम हो गया टेट्रा एथिल लेड, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड, जिसका उपयोग होता है अपस्फोटन रोधी में, अपस्फोटन रोधी में। अपस्फोटन रोधी क्या होता है कि पेट्रोल को ज्यादा जलने से बचाने वाला पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं अपस्फोटन रोधी। पेट्रोल में यूज होता है ये ताकि उसको जलने से, ज्यादा तेजी से जलने से उसको बचाता है। और क्या क्या बचिया देख लीजिए। Pb एक तो काम में ले लिया हमने, तो पीछे Pb कितना बच गया, 3, यहाँ पे ले लिया मैंने 3 Pb। और देखिए 4 Na था और Cl भी कितने हैं, 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 NaCl। टेट्रा एथिल लेड 3 Pb और 4 NaCl, TEL, शॉर्टकट में इसका नाम होता है TEL, टेट्रा एथिल लेड। तो ये धातुओं के साथ क्रिया थी। जब धातु की क्रिया हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक से करवाते हैं तो उसको कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। कार्ब धात्विक का मतलब हो गया कार्बन प्लस धातु, कार्बन प्लस धातु, तो नाम क्या हो गया, कार्ब धात्विक यौगिक। तो इनको हम लोग कार्ब धात्विक यौगिक भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा मोनो हेलो एल्केन कंप्लीट हो चुका है। मोनो हेलो एल्केन पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी हेलोजन व्युत्पन्न का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने मोनो हेलो एल्केन पढ़ा है, यानी जहाँ हेलोजन की संख्या केवल कितनी होती है, 1। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन, फिर पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन, फिर पढ़ेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे, ढंग से उन्होंने वीडियो देखे नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर इसकी क्रियाशीलता का क्रम आपने समझा या नहीं। अब देखना आप क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, बिना पढ़े क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब, या ढंग से पढ़ता ही नहीं है,
जिसने भी पूछा। कैसा इसकी क्रियाशीलता का क्रम है वो तो आपने बताया नहीं। SN2 की क्रियाशीलता का क्रम मैंने SN2 के अंदर ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझाया था। जब मैंने SN1 SN2 अभिक्रिया आपको समझाई थी, उनकी जो क्रियाशीलता का मैंने क्रम समझाया था वो यही तो समझाया था। 1 डिग्री सुपर हैलाइड लिया था, 1 डिग्री लिया था, 2 डिग्री लिया था और 3 डिग्री लिया था। उसी को लेके मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा SN1 में, SN2 में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये जो मैंने समझा रखा है। फिर भी किसी ने पूछा कि सर ये तो आपने समझा ही नहीं। अरे भैया वो जो SN1 SN2 मैंने समझाई थी वो इन्हीं को तो लेकर समझाई थी। यही तो एग्जाम्पल थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। समझे कैसे नहीं, पूरा का पूरा समझाया था। फिर बात करते हैं ये मैंने आपको जो टेस्ट है उसकी टेस्ट की बात हो गई। अच्छा, टेस्ट को लेके मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मेरा टेस्ट हो, वैसे सैटरडे को होगा, ये फिक्स है, शनिवार को शाम को 7 बजे टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आप कॉपी भेजते हो, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, फिर आप पूछते हो कि सर कहाँ गलती हुई। एक एक को बताना संभव नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमेशा सोमवार को आपके पास वीडियो आएगा पूरे पेपर को सोल्व हुआ। बताऊंगा मैं आपको कि हाँ कहाँ पर आपने गलती की होगी, आपको कैसे नंबर कटे होंगे। हमारा ध्यान नंबर पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए हमारी गलतियाँ सुधारने पर। ये ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट नंबर पे ध्यान देते हैं कि मैं तो नंबर 10 चाहिए, 9 चाहिए। नंबरों के पीछे मत भागो। अगर गलतियाँ कम करोगे, अच्छा लिखोगे, अच्छा काम करोगे तो नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। नंबर के पीछे नहीं जाना है। किसके पीछे जाना है? हमें क्वालिटी के पीछे जाना है। अच्छी चीज़ें करनी है, ढंग से काम करना है। आगे बात समझ में आपको? तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है मोनो हेलो एल्केन, मतलब हेलोजन व्युत्पन्न का एक पार्ट खत्म होता है मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने काम पूरा कर लिया होगा। जिसके भी काम अधूरा था वो कंप्लीट कर दिया होगा। अभी भी किसी का अधूरा है तो वो जिंदगी भर अधूरा रहेगा, जिंदगी भर अधूरा रहेगा, क्योंकि इतना टाइम मिल चुका है। अब आपके पीछे बाकी का नुकसान नहीं किया जा सकता। जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं वो भी तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अब ऐसा है नहीं कि आपके पीछे मैं बिल्कुल ही रुक जाऊं कि ये बच्चे पीछे हैं तो मैं रुक के यहाँ बैठ जाऊं और नए वीडियो नहीं भेजूं। तो नए वीडियो रोज़ अब आएंगे, सप्ताह में 4 दिन तो कम से कम आएंगे। तो ज़्यादा कोर्स नहीं है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, रोज़ एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। देखिए आज भी मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया है। पिछले वीडियो मैंने केवल एक टॉपिक पढ़ाया था बीटा विलोपन, आज मैंने क्या पढ़ाया? धातुओं से क्रिया। तो नए टॉपिक ले ही नहीं रहा हूँ मैं, बस क्वेश्चंस काफ़ी सारे मैं ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको देता हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। किसके? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के। काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के करवाता हूँ, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन तो मजाक वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका कुछ इतनी वैल्यू होती नहीं है, बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन देते हैं वो। ऐसे क्वेश्चन हमारे ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे, 12th में काम आएंगे, आगे जाकर काम नहीं आएंगे। तो कुछ अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको साथ साथ लिखना है मेरे, ठीक है? पेन कॉपी उठा लीजिएगा, पॉज कर दीजिए वीडियो को। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा लिखूंगा। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, लिखिए आप मेरे साथ साथ। प्राथमिक एल्किल हैलाइड अणुसूत्र दे रखा है C4H9Br, कोष्ठक में लिखा हुआ है क, इसको क मान लिया गया है, ठीक है? C4H9Br, इसको क मान लिया। वापस सुनिए क्या बोला। प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br का एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक KOH में, ये एल्कोहलिक KOH में अभिक्रिया द्वारा यौगिक ख देता है, यौगिक ख देता है, यौगिक ख देता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यौगिक ख HBr के साथ, ये यौगिक ख HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक ग देता है। यौगिक क्या देता है? ग देता है, ठीक है?
जो कि यौगिक क का समावयवी है। यानी ये जो ग है ये क का क्या है, समावयवी है, यानी दोनों के अणुसूत्र समान है, समावयवी है। जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है, जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है ईथर की उपस्थिति में, तो यौगिक ग बनता है, यौगिक ग बनता है, जिसका अणुसूत्र इन्होंने दिया है C8H18, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। तो यौगिक क का संरचना सूत्र दीजिए, सभी अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो देखिए वापस क्वेश्चन मैं पूरा एक साथ पढ़ लेता हूं और समझा देता हूं आपको क्या पूछा है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क दे रखे हैं आपको, इसने कहा कि ये क एल्कोहलिक केओस के साथ क्रिया करता है, यौगिक क्या देता है ख, और यौगिक ख की क्रिया HBr के साथ कब जाती है, तो यौगिक क्या बनता है ग, और यौगिक ग यौगिक क का क्या है, समावयवी। फिर का अगर यौगिक क की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करवाई जाए तो ग बनता है, जिसका अणुसूत्र ये है। तो क को पहचानना है, ठीक है। और जितनी भी अभिक्रिया हो रही है, क से ख कैसे बना, ख से ग कैसे बना, ग से घ कैसे बना, उन सभी के अभिक्रियाओं के समीकरण देने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ा है उसी में से है, आप ट्राई कीजिएगा और मेरे पास भेजिएगा, ढंग से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, फिर देखिएगा। और एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये भी सोच समझ के कीजिएगा। C6H5CS2Cl, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, C6H5CH2Cl तथा C6H5CHCl C6H5 में से कौन सा यौगिक जलीय KOH में से कौन सा यौगिक जलीय KOH से शीघ्रता से जल अपघटित होगा, शीघ्रता से जल अपघटित होगा, यानी कौन इन दोनों में से तेजी से क्रिया करेगा जलीय KOH के साथ। दिमाग लगाना है आपको सोल्व करना है। जलीय KOH है, इसका मतलब अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल बनेगा यानी जलीय KOH के साथ क्रिया मैंने किस में करवाई थी आपको, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के पर, है ना। और इन दोनों में से कौन ज्यादा क्रियाशील होगा, SN1 के हिसाब से देखना है, कार्ब धनायन का स्थायित्व, है ना। जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा जल्दी जल अपघटित होगा। तो ये भी आपके सिंपल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हालांकि मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने जलीय KOH से करवा दी तो अल्कोहल बना, लेकिन अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाने पर एल्कीन बनता है, बीटा विलोपन। तो समझिए क्यों। तो सीधी सी बात है, जब अल्कोहल बनता है तो अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और जब एल्कीन बनता है तो अभिक्रिया क्या होती है, विलोपन। बस यही यहाँ पर समझना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के अंदर है, आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। तो मैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा आपको, और राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, क्योंकि पेपर कभी भी घूम सकता है, पेपर का कोई भरोसा नहीं है। अभी तक तो घूमा नहीं है, अभी तक तो बहुत सिंपल पेपर आता है यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के अंदर। लेकिन कभी पेपर बनाने वाला अच्छा लेवल का कोई टीचर आ गया तो वो अच्छा पेपर बनाएगा, फिर वो ऐसे बेवकूफ़ी क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन देगा। और ऐसा हुए भी है, केमिस्ट्री के अंदर 2016 का पेपर बहुत अच्छा बना था, उससे पहले 2013 के अंदर भी पेपर बहुत अच्छा आया था। तो कभी कभी पेपर अच्छे आ जाते हैं, अच्छे लेवल के आ जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डाई हेलो एल्केन, वो हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो इससे पहले अगर किसी ने अभी तक भी टेस्ट नहीं दिया है तो अभी भी टेस्ट देकर पेपर भेज सकता है, ठीक है। टेस्ट देना अनिवार्य है। तो अब 39 बच्चों ने जो टेस्ट दिया, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया 100% उसके घर पर मैं फ़ोन करूँगा और ये पूछूंगा कि उसने टेस्ट क्यों नहीं दिया।
काफ़ी होशियार बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट नहीं दिया। तो टेस्ट आपको लगातार देना है, लगातार आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए। धन्यवाद।